हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं लूसेंट की सीरीज़ और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपद पीरियड आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले की सारी टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुका है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो महाजनपद पीरियड टाइमलाइन अगर हम देखें तो 600 BC टू 325 BC, तो 600 से 325 BC महाजनपद पीरियड का टाइम है। तो अगर आपको पता हो तो 16 महाजनपदाज है जो कि फेमस है। तो अभी उनका मॉडर्न एरिया देख लेते हैं और कैपिटल देख लेते हैं। तो जो अंगा है, ठीक है, ये मुंगेर और भागलपुर में है, बिहार में। ठीक है, अंगा कहाँ है? मुंगेर और भागलपुर। और कैपिटल इसका कहाँ है? चंपा और चंपा नगरी। देन मगध जो कि एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस महाजनपदाज में से एक थे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है? पटना, गया और नालंदा। ठीक है, क्या क्या आ रहा है? पटना, गया और नालंदा। ठीक है, और कैपिटल अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ग्रीवराज और राजगिरा इसका सबसे पहला कैपिटल था। ठीक है, तो ग्रीवराज या राजगिरा या राजगीर ये पहला कैपिटल था। ठीक है, बिंबिसार के टाइम पे। देन फिर पाटलिपुत्र कैपिटल होता है उदयन के टाइम पे। ठीक है, और वैशाली कैपिटल होता है शिशुनाग के टाइम पे। और फिर से पाटलिपुत्र कैपिटल होता है काल अशोक के टाइम पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पहला कैपिटल जो है दैट इज राजगीर और राजगृहा बिंबिसार के टाइम पे। देन उदयन आते हैं और वो पाटलिपुत्र कर देते हैं कैपिटल को। देन वैशाली होता है शिशुनाग के टाइम पे और अगेन पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले राजगीर, ठीक है, किसके टाइम पे? बिंबिसार के टाइम पे। देन पाटलिपुत्र उदयन के टाइम पे। देन फिर वैशाली शिशुनाग के टाइम पे एंड देन फिर पाटलिपुत्र काल अशोक के टाइम पे। देन अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट महाजनपद अगर देखें तो दैट इज वज्जी। सो वज्जी, ठीक है, तो वज्जी जो है अगर हम देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट इसका कौन कौन सा है? तो मुजफ्फरपुर एंड वैशाली है बिहार में। ठीक है, और इसका कैपिटल अगर हम देखें तो वज्जी का कैपिटल वैशाली। तो क्या क्या है इसमें? विदेहा भी था, मिथिला भी था और वैशाली। तो ये तीनों वज्जी का कैपिटल हुआ करता था। तो ये तीन हम देख चुके हैं, वज्जी मीन्स मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये आपको बार बार याद करना है, तभी याद होगा, एक बार में तो याद नहीं होने वाला। तो अंगा के लिए आपको याद रखना है कि कहाँ है ये? तो मुंगेर और भागलपुर में है। मगध अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे है? तो पटना में है, गया में है, नालंदा में है। और वज्जी ये मुजफ्फरपुर और वैशाली में है, बिहार में। देन अब चौथा हम देख लेते हैं मल्ला। ठीक है, मल्ला तो ये कहाँ पे है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवोरिया में है, बस्ती में। ठीक है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर यूपी में। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में ये है, देवोरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर यूपी। ठीक है, अगर इसका कैपिटल हम देखें तो दैट इज कुशीनारा एंड पावा। ठीक है, देन और भी हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, काशी। तो ये कहाँ है? वाराणसी यूपी में, कैपिटल इसका वाराणसी है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें कोसाला, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजापुर, गोंडा, वैराज इन यूपी। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में ये है मॉडर्न एरिया अगर हम देखें। और कैपिटल क्या है? नॉर्थ कोसल का सरावस्ती, साकेत और माहेत। साउथ कोसल का साकेत और अयोध्या। तो ये सब कैपिटल था। ठीक है, सरावस्ती याद रखना है, साकेत और माहेत, सरावस्ती या साहेत और माहेत। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन दिखे तो समझ जाना है। ठीक है, देन वत्सा। तो वत्सा कहाँ पे है? तो ये भी यूपी में है, इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर इन यूपी। और कैपिटल वत्स का कौसंबी है, वत्स का कौसंबी। ठीक है, देन छेदी कहाँ पे है? छेदी तो बुंदेलखंड एरिया में है और छेदी का कैपिटल है शक्तिमती या सोथिवती। उसका कुरू कहाँ पे है? हरियाणा और दिल्ली एरिया में है और कैपिटल है इंद्रप्रस्थ जो कि मॉडर्न दिल्ली इसका एरिया है। देन पंचाला का अगर हम देखें तो रोहिलखंड, वेस्टर्न यूपी में रोहिलखंड में ये है। ठीक है, मॉडर्न एरिया। तो कैपिटल अगर देखें तो नॉर्थ पंचाल का अच्छी छत्र है और साउथ पंचाल का कंपिलिया है। नॉर्थ पंचाल अच्छी छत्र, साउथ पंचाल कंपिलिया। देन सूरसेना, ठीक है, ब्रजमंडल एरिया। तो सूरसेना कहाँ है? मथुरा में है सूरसेना। देन मत्स्य, ठीक है, तो मत्स्य का अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट एरिया है वो है अलवर, भरतपुर, ठीक है, एंड जयपुर इन राजस्थान। और कैपिटल क्या है इसका? तो विराटनगर इसका कैपिटल है। देन अवंती, ठीक है, मालवा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्थ अवंती का कैपिटल उज्जैनी है और साउथ अवंती का कैपिटल माहिष्मती है और नॉर्थ अवंती का कैपिटल उज्जैनी है। देन
अस्मका कहाँ है? बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड गोदावरी। तो अस्मका जो है ये नर्मदा और गोदावरी के रिवर के बीच ये पड़ता है और इसका कैपिटल है पुताना और पोटली। इसका कैपिटल क्या है? पुताना और पोटली। देन गंधारा, ठीक है, तो ये कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में है, ठीक है, और इसका कैपिटल है तक्षशिला। ये है कहाँ? तो नियर रावलपिंडी पाकिस्तान, ठीक है, और पुष्कलावती। तो इन सारे जगह में याद रखना है कि जो काम्बोज है और गंधारा है तो ये कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये भी काम्बोज कहाँ है? हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है। और राजपुर या हातक इसका कैपिटल, ठीक है। तो काम्बोज के पास अगर हम देखें तो झेलम रिवर है, ठीक है, और अवंती के पास देखा जाए तो महानदी रिवर है उसके पास। और अस्मका जो है ये बिटवीन नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच अस्मका आता है, ठीक है। देन कोसाला में सरायू रिवर, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं महाजनपदास के बारे में कि कैसे हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि अंगुत्र निकाया है और महावस्तु है, ये दोनों बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अंगुत्र निकाया और महावस्तु क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और जो जैन लिटरेचर है भगवती सुत्ता, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। तो इन सारे जो लिटरेचर है इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। 16 महाजनपद मतलब ग्रेट स्टेट्स विथ माइनर वेरिएशन ऑफ नेम्स, ठीक है। तो यहाँ इन सारे बुक्स में हमें लिटरेचर में पता चलता है कि हाँ यहाँ पे महाजनपदास हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दो तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे, एक तो मोनार्किकल, ठीक है, और एक नॉन मोनार्किकल और रिपब्लिकन। तो मोनार्किकल का क्या मतलब हुआ कि ये हेरिडेटरी है, बस ये पास ऑन हो रहा है, ठीक है। और नॉन मोनार्किकल या रिपब्लिकन का मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट है तो वो जो है इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो जो मोनार्किकल स्टेट था ये आपको याद रखना है, वो कौन सा है? अंगा है, मगधा है, काशी है, कुसाला है, वत्सा है, छेदी है, शूरसेना है, मत्स्य है, अवंती है, गांधारा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? अंगा, मगधा, काशी, कुसाला, वत्सा, छेदी, सूरसेना, मत्स्य, अवंती, गांधारा। तो इसमें से हमें ये याद रखना है, अगर हमें, क्योंकि ये मोनार्किकल काफ़ी सारे हैं तो मोनार्की अगर याद नहीं हो रहा है तो रिपब्लिकन स्टेट्स को हम याद रख लेते हैं। तो रिपब्लिकन अगर हम देखें तो वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल, कंबोज और साक्या, कपिलवस्तु, कोलियाज, रामग्रामा, मौर्याज, पिपलीवाना। तो ये सब कुछ क्या था? रिपब्लिकन स्टेट। तो आप रिपब्लिकन को याद रख सकते हैं, ठीक है। रिपब्लिकन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है दैट इज़ वज्जी, दैट इज़ मल्ला, दैट इज़ कुरु, दैट इज़ पांचाल, दैट इज़ कंबोज, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं VMKPK, ठीक है। वैसे ही आप निमोनिक के तौर पे याद रख सकते हैं, या अगर आपको किसी और तरीके से याद है तो यू कैन रिमेंबर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल और कंबोज ये देखने के लिए मिल रहा है। देन उसके अलावा शाक्या है और कोलियाज है, मौर्याज है। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको याद हो जाएगा। शाक्या, ठीक है, कपिलवस्तु, कोलियाज, रामग्रामा और मौर्याज, पिपलीवाना। तो ये सारे रिपब्लिकन स्टेट है। अब देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तो आपको बस कैपिटल याद रखना है और ये इनफ है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमें याद होना चाहिए मगध के बारे में, ठीक है। तो द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स इज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बिटवीन 4 स्टेट्स। तो अगर हम देखें कि जो 6th century BC में जो भी सारी चीज़ें हैं तो इतने 16 महाजनपद में से हमें क्या देखने के लिए मिला कि 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देखने के लिए मिला, ठीक है, सुप्रीमेसी के लिए। तो उसमें कौन कौन आता है? एक तो मगध हो गया, दूसरा कुसाला हो गया, तीसरा वत्सा हो गया एंड चौथा अवंती। कौन कौन सा? मगध, कुसाला, वत्सा एंड अवंती। इनमें फाइट हुआ सुप्रीमेसी को लेकर के। तो अल्टीमेटली जो किंगडम ऑफ मगधा था वो इमर्ज हुआ विक्टोरियस, ठीक है, वो इमर्ज हुआ विक्टोरियस और सबसे पावरफुल बना, ठीक है। तो अब समझते हैं कि आखिर मगध जो है, मगध एम्पायर, ये सक्सेसफुल क्यों हुआ, ठीक है। आखिर मगध को क्यों सक्सेस मिला? तो इसके पीछे रीज़न है कि मगध एक एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन में था,
और ठीक है एज ऑफ आयरन चल रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स थे, ठीक है, जो कि राजगीर से ज़्यादा दूर नहीं था। राजगीर क्या था, अर्लीस्ट कैपिटल था मगध का, और इसका यूज़ किया जा सकता था कि काफ़ी सारा वेपन्स बनाया जाए, इम्प्लीमेंट्स बनाया जाए। आयरन एक्सिस का यूज़ किया जाता था कि जो थिक फॉरेस्ट था उस टाइम पे तो उसको क्लियर किया गया, ठीक है। और जो आयरन टिप्ड प्लो शेयर थे तो यहाँ से खेत की जुताई की गई बेटर वे में, ठीक है। और इससे फिर क्या हुआ, ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ। तो जब ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ, अनाज का प्रोडक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें, तो जो ये आयरन था, एज ऑफ आयरन, तो ये एक यूज़फुल चीज़ बना, हेल्प किया मगध को सक्सीड करने में, ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो मगध का जो जोग्राफिकल एरिया था, तो हम देखें तो मगध था कहाँ, ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन। तो मिडिल गंगेटिक प्लेन के सेंटर में ये था। तो जो यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता था, एलुवियम था, तो इसको क्या किया गया, वंस क्लियर्ड फॉर द जंगल प्रूव्ड इमेंस फर्टाइल। तो जो ये एलुवियम सॉइल था ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, तो इससे फूड जो है सरप्लस में अवेलेबल था सभी के लिए। तो दूसरा रीज़न ये हुआ कि ये कहाँ पे था, सेंटर ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन। तीसरा अगर हम देखें तो मगध जो है इंजॉयड अ स्पेशल एडवांटेज इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो मगध के पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो और इंडियन स्टेट्स थे उनके पास भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ घोड़ा का यूज़ हो रहा था, चैरियोट्स का यूज़ हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि ये हॉर्स और चैरियोट्स का यूज़ हो रहा था हर जगह, लेकिन मगध एम्पायर ही पहला था जहाँ पे कि एलिफेंट का यूज़ हो रहा था लार्ज स्केल में, ठीक है। तो इसकी वजह से और इजी हो पाया वॉर करने में नेबर के खिलाफ। तो ये एक फ़ायदा था कि और सबके पास तो ठीक है और सारी चीज़ें थी, हॉर्सेस था और भी सारे वेपन्स थे, पर यहाँ पे एडवांटेज यही था कि इनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था और एलिफेंट का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे अगर आपको 3 पॉइंट याद रखना हो कि आप क्या याद करेंगे कि आप लिख पाए, तो एक एज ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया मिडिल गंगेटिक प्लेन मतलब एलुवियम हो गया इंपॉर्टेंट, एंड तीसरा यहाँ पे है कि एलिफेंट, फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स। तो यहाँ हमें 3 पॉइंट ये देखने के लिए मिलता है। देन अब ये हमने देख लिया मगध के बारे में कि आखिर मगध सक्सेसफुल क्यों था। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और स्टडी करते हैं हरियाणा डायनेस्टी के बारे में। तो टाइमलाइन अगर देखें हरियाणा डायनेस्टी का, दैट इज़ 544 BC टू 412 BC। तो अगर हम देखें बिम्बिसारा, तो सबसे पहले बिम्बिसारा के बारे में पढ़ते हैं। श्रोनिका टाइमलाइन अगर हम देखें तो 544 BC टू 492 BC। और बिम्बिसारा कौन थे, तो हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर थे। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो हर कोई जानता है बिम्बिसार, ठीक है। और मगधा जो है प्रोमिनेंस में आया कब, जब बिम्बिसार इनको मगध को लीड कर रहे थे तब। उसके बाद ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बिम्बिसार जो है कॉन्टेम्प्रेरी थे किसके, गौतम बुद्ध के, ठीक है, किसके, गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्प्रेरी थे बिम्बिसार। उसके बाद उन्होंने जो है मैरिज अलायंस करते थे ये। तो इन्होंने किसके साथ शादी की, ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोसाला। तो जो कोसाला की प्रिंसेस थी, कोसाला देवी, ठीक है, या महाकोसाला, और ये कौन थी, तो ये कोसाल किंग जो थे प्रसन्नजीत, उनकी बहन थी। तो उन्होंने शादी की किसके साथ, प्रिंसेस ऑफ कोसाला के साथ, ठीक है, कोसल देवी या महाकोसाला जो कि कोसल किंग प्रसन्नजीत की बहन थी, ठीक है। उसके बाद लिच्छवी, ठीक है। तो अगर लिच्छवी के साथ क्या रिलेशन था अगर हम देखें तो लिच्छवी के साथ ये रिलेशन था कि चेलना जो कि सिस्टर थी किसकी, लिच्छवी हेड चेतका की, ठीक है। दोनों यहाँ पे भी सिस्टर, यहाँ पे भी सिस्टर, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रसन्नजीत की बहन थी महाकोसाला और चेलना चेतका की बहन थी, ठीक है। किसकी बहन थी, चेलना चेतका की बहन थी। उसके बाद मदरा, ठीक है, मदरा, अब मदरा कौन थी, मदरा डॉटर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों सिस्टर है, सिस्टर ऑफ लिच्छवी हेड चेतका और सिस्टर ऑफ कोसल किंग प्रसन्नजीत, याद रखना है। चेलना चेतका की बहन थी और महाकोसाला कोसल किंग प्रसन्नजीत की बहन थी। उसके बाद मदरा, ठीक है, क्या नाम था, खेमा, और ये डॉटर थी मदरा किंग की,
तो ये सारे कुछ मैरिज अलायंसेस थे जिनकी वजह से ये एक्सपेंशन कर पाए, इन सारे जगह पे भी एक्सपेंशन अच्छे से कर पाए, ठीक है। और इनको जो है काशी डॉरी में मिल गया, ठीक है, जो उन्होंने शादी की थी जो कोसला प्रिंसेस से, ठीक है, जो कि प्रसन्नजीत, किंग प्रसन्नजीत की बहन थी, तो इनको डॉरी में मिलता है काशी, तो काशी भी इसके अंदर आ गया। फिर इन्होंने कॉन्कर कर लिया अंगा को भी कॉन्कर कर लिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंस, तो मैरिज अलायंस में क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया कोसल देवी, महाकोसला, चेलना, ये सब कुछ आ गया मैरिज अलायंस। उसके बाद फिर अगर हम देखें नेक्स्ट क्या होता है कि इन्होंने कंकर कर लिया अंगा को भी, और इन्होंने रॉयल फिजिशियन जो है जीवका को उज्जैन भेजा, ठीक है, जब अवंती किंग प्रद्योत्य, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अवंती किंग प्रद्योत्य जब बीमार थे, जॉन्डिस से सफ़र कर रहे थे, तो उस टाइम इन्होंने रॉयल फिजिशियन जीवका को भेजा अवंती, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए। और उनको कौन सी बीमारी क्या हो गया था, उन्हें जॉन्डिस हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्हें सेनिया कहा जाता है, नोन एज सेनिया, क्योंकि ये पहले इंडियन किंग थे जिन्होंने रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखा था, ठीक है, रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी रखा था, इसीलिए इनको कहा जाता है सेनिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इन्होंने फिर जो है सिटी बनवाया ऑफ न्यू राजगृहा, तो इनके टाइम पे कैपिटल क्या था, मगध का, तो इनके टाइम पे कैपिटल था जो है न्यू राजगृहा, बिंबिसार के टाइम पे। तो ये कुछ चीज़ें हम देख पा रहे हैं। देन अब उनके बेटे अजात शत्रु, इनको क्या टाइटल मिला, कोनिका, और इनको क्या कहा जाता है, श्रोनिका। बिंबिसार को श्रोनिका कहा जाता है और इनको कहा जाता है कुनिका। तो 492 बीसी से 460, तो इनका टाइमलाइन था 544 से 492, फिर इनका 492 से 460 इनके बेटे रहते हैं, ठीक है। और अजात शत्रु के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये बुद्धा और महावीरा दोनों के कॉन्टेम्परेरी थे, ठीक है, बुद्ध के भी कॉन्टेम्परेरी थे और महावीर के भी कॉन्टेम्परेरी थे अजात शत्रु। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमने देखी, और इसके बारे में बिंबिसार के बारे में कि ये कॉन्टेम्परेरी थे किसके, गौतम बुद्ध के। तो आपको जो ये अर्ली लोग हैं इनके बारे में नहीं भूलना है, ठीक है। और जीविका के बारे में भी नहीं भूलना है, किसका, अवंती किंग प्रद्योत, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बिंबिसार के बाद कौन आए, तो बिंबिसार को सक्सीड किया उनके बेटे अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु ने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है, मारने के बाद फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, गद्दी पे बैठ गए, ठीक है। तो अजात शत्रु अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो किया और इनको कंप्लीट कंट्रोल मिला काशी के ऊपर, और इन्होंने जो भी ब्रोक द अर्लियर एमिकेबल रिलेशन बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसन्नजीत द किंग ऑफ कोसाला। तो हो क्या रहा था कि जो भी एमिकेबल रिलेशनशिप बना हुआ था, मैरिज अलायंस था, जो इनके मैटरनल अंकल थे, ठीक है, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि अजात शत्रु की पॉलिसी एग्रेसिव थी। कंप्लीट कंट्रोल कहाँ मिल गया, काशी के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल मिल गया, और मैटरनल जो अंकल थे प्रसन्नजीत, उनके ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया था। देन नेक्स्ट अगर देखें तो जो वज्जी कॉन्फेडरेशन था, ये अजात शत्रु का नेक्स्ट टारगेट था, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो एक लेंदी और काफ़ी ये लेंदी वॉर था। तो अगर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चला था, 16 ईयर तक चला था, ठीक है। उसके बाद ही जा कर के ये जो है उनको हरा पाए थे, ठीक है। युद्ध बहुत लंबा चला, ट्रेडिशन के अनुसार 16 ईयर तक, ठीक है, युद्ध चला। और अजात शत्रु ने वज्जी को सीधे युद्ध में नहीं बल्कि जो है चाल और कूटनीति से, ठीक है, डिसीट से हराया, ठीक है, डिप्लोमेसी के साथ जो है हराया। और उसने वज्जी के लोगों के बीच एक तरीके से कहा जा सकता है कि फूट डाल दी, ठीक है, जिससे उनकी यूनिटी कमज़ोर हो गई। मतलब वज्जी को हराना आसान नहीं था, इसलिए फूट डालना पड़ा और सारी चीज़ों डिप्लोमेसी का यूज़ किया, तब जाके वज्जी को हरा पाए। तो अगर हम देखें कि आखिर वज्जी की जो हार हुई तो उसका मेन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ था जिसकी वजह से वज्जी की हार हुई, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सुनीदा और वत्सकार, तो ये अजात शत्रु के मंत्री थे, डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे, और इन्होंने वज्जी के लोगों के बीच झगड़ा और मतभेद पैदा किया, ठीक है। उसके बाद रथ मूसला,
तो ये जो रथ मूसल है तो ये एक तरीके का चैरियोट था, मतलब विशेष रथ था। तो इसके साथ जो है मेस लगी हुई थी, ठीक है, मतलब एक गदा टाइप का लगा हुआ था, मेस लगा हुआ था जो युद्ध में इस्तेमाल होता था। तो कह सकते हैं आप कि रथ मूसल के सामने अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का लगा हुआ था, ठीक है, जिससे कि गदा टाइप का लगा हुआ था, तो जिससे दुश्मन को इजीली हराया जा सकता था। उसके बाद तीसरा अगर यानी रथ मूसल इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशल टाइप ऑफ चैरियोट, स्पेशल टाइप ऑफ रथ था ये। उसके बाद जो तीसरा है दैट इज महाशीलकंतका। तो महाशीलकंतका क्या था, एक तरीके का वॉर इंजन था, मतलब युद्ध के लिए ही ये एक तरीके का स्पेशल इंजन था, ठीक है। तो यहाँ पे इस यंत्र से क्या होता था कि बड़े बड़े जो स्टोन्स थे, पत्थर थे, वो दुश्मन के ऊपर फेंका जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो काशी है और वैशाली है जो कि कैपिटल था वज्जी का, इसको मगध में ऐड किया गया और मगध मोर पावरफुल टेरिटरी जो है बना, ठीक है, गंगेस वैली में। उसके बाद अगर हम देखें तो और क्या रोल था अजात शत्रु का, तो इन्होंने फोर्ट ऑफ राजगीर बनाया और वॉच फोर्ट बनाया, जल दुर्ग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि उन्होंने क्या बनाया, फोर्ट ऑफ राजगिरहा, ठीक है, और वॉच फोर्ट बनाया, जल दुर्ग बनाया, ठीक है। कहाँ पे, एट ए विलेज कॉल्ड पटाली विलेज में राजगृहा और वॉच फोर्ट बनाया, ठीक है, फोर्ट ऑफ राजगृहा और वॉच फोर्ट बनाया ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन अब नेक्स्ट देखते हैं उदयन के बारे में। तो अगर हम देखें टाइमलाइन तो 460 BC टू 440 BC। तो आजात शत्रु के बाद उनके बेटे उदयन आए, ठीक है। तो इनका रीन भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने जो है फाउंडेशन रखा सिटी ऑफ पाटलिपुत्र का, ठीक है। सिटी ऑफ पाटलिपुत्र मीन्स पटना का, कहाँ पे, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द सोन एंड गंगा। तो कहाँ, यहाँ पे सोन एंड गंगा के कन्फ्लुएंस पे सिटी ऑफ पाटलिपुत्र इन्होंने बनाया। और जो राजगृहा कैपिटल था आजाद शत्रु के टाइम पे भी, तो उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसका उदयन के बाद कौन आते हैं, उसको सक्सीड किया गया अनिरुद्धा के द्वारा, मुंडा एंड नागदशक रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे लोग आए पर ये सारे वीक थे, ठीक है, वीक रूरल थे। तो यहाँ पे हम हरियाणा का डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान चुके हैं, इससे क्वेश्चन भी बनता है। देन नेक्स्ट अब अगर देखें शिशुनाग डायनेस्टी, टाइमलाइन है 412 BC टू 344 BC। तो नाग दशक जो थे, जो कि हमने देखा कि लास्ट में नाग दशक आते हैं, तो ये नाग दशक अनवर्दी टू रूल, मतलब कि ये अच्छे रूरल नहीं थे, अनवर्दी थे, लायक रूरल राजा नहीं थे, ठीक है। तो जो भी लोग थे वो डिस्गस्टेड थे और उन्होंने फिर क्या किया, वो बहुत थक चुके थे ऐसे राजा से जो अनवर्दी हो, जो रूल ना कर पाए, जो सही से लोगों का भला ना कर पाए, चीज़ों को संभाल ना पाए। फिर यहाँ पे शिशुनाग को एज ए किंग इलेक्ट किया गया, ठीक है, द मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग। तो ये शिशुनाग थे कौन, तो शिशुनाग जो है मिनिस्टर थे, जो लास्ट किंग है उसके मिनिस्टर थे। शिशुनाग को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, नाग दशक के बाद। और इसी तरीके से स्टार्ट होता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है शिशुनाग का वो क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ परद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती। तो जो अवंती के राजा थे परद्योत, ठीक है, परद्योत डायनेस्टी को इन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से फिर क्या हुआ, जो 100 ईयर ओल्ड राइवलरी था मगध और अवंती के बीच में, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। एंड यहाँ से ही फिर क्या हुआ कि अवंती जो है मगध का पार्ट बन चुका था, ठीक है। अब क्या बन चुका था, अवंती मगध का पार्ट बन चुका था। तो शिशुनाग के टाइम पे ये होता है, वो क्या करते हैं, अवंती के जो रूरल है परद्योत्य, ठीक है, परद्योत्य डायनेस्टी को ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया था, अंगा को कनकर्ड कर लिया था। फिर आजाद शत्रु के टाइम पे देखें तो इन्होंने काशी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। देन वज्जी कॉन्फेडरेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। देन उदयन का अगर हम देखें तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान था कि सिटी ऑफ पाटलिपुत्र का फाउंडेशन ये करते हैं, कहाँ पे, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगेज, ठीक है। उसके बाद जब शिशुनाग आते हैं तो ये अवंती को भी जो है मगध के अंदर ले कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग के बाद आते हैं उनके बेटे काल अशोक, ठीक है। उनका और क्या नाम रहता है, टाइटल रहता है काका वर्ना, ठीक है।
और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, आखिर काल अशोक ने ऐसा क्या किया जो हमें याद रखना चाहिए। तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, तो वैशाली के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए, ठीक है। इसीलिए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए इम्पॉर्टेंट है काल अशोक, ठीक है। वैशाली में हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक के टाइम पे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं 344 BC टू 323 BC नंदा डायनेस्टी के ऊपर, ठीक है। तो जो शिशुनाग डायनेस्टी था तो उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया, किसके द्वारा, तो महापद्म नंदा आते हैं, महापद्म, तो महापद्म आते हैं, वो आकर के शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर देते हैं और उन्होंने फिर इस्टेब्लिश किया न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज नंदास। तो फिर यहाँ से नंदा डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो महापद्मा को जाना जाता है कैसे, एज ए सर्वक शत्रंतक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अपरूटर ऑफ क्षत्रियाज, ठीक है। उसके बाद उग्रसेना मतलब ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी, तो ये जो है सर्वशत्रंतक, ये क्या है, इसका मतलब है कि अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियाज, और उग्र सेना का मतलब है ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी। मतलब इससे क्या पता चलता है कि इनके पास काफ़ी सारा ह्यूज आर्मी हुआ करता था और अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। देन जो पुरानाज है, तो पुरानाज में महापद्मनंद को एक रथ कहा गया है। तो क्या टाइटल है महापद्मनंद के पास, तो एक रथ, ठीक है। और ये एक रथ का मतलब होता है सोल मोनार्क, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये जो सर्वक शत्रंतक है, ये कहाँ पे मेंशन है, पुरानाज में, और पाली टेक्स्ट में इनको उग्रसेना कहा गया है, ठीक है। और महापद्मा को एक रथ कहा गया है। तो इसका क्या मतलब है, ही सीम्स टू ओवरथ्रोन ऑल द डायनेस्टी विच रूल्ड एट द टाइम ऑफ शिशुनाग। तो शिशुनाग के टाइम पे जो भी डायनेस्टी था, तो इसको जो है इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पहले हैं जिन्होंने कि एम्पायर को बिल्ड करना शुरू किया, वो कौन थे, तो वो थे महापद्मा, ठीक है। उसके बाद महापद्मा के बाद आते हैं, ठीक है, उनको सक्सीड किया जाता है, ठीक है, उनके 8 बेटों के द्वारा। और धनानंद जो थे ये लास्ट वन थे। तो जो लास्ट किंग धनानंद थे, तो पॉसिबली ये आइडेंटिकल थे विद द एग्रामीज एंड एंड्रमीज ऑफ ग्रीक टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि पॉसिबली आइडेंटिकल थे एग्रामीज और एंड्रमीज ऑफ ग्रीक टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि धनानंदा के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आए थे। अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था कहाँ पे, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 BC। तो ये चीज़ याद रखना है कि धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर आए थे। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, ग्रीक राइटर कर्टियस के अकॉर्डिंग क्या था कि धनानंदा इन्होंने क्या किया, कमांड इनके पास था ह्यूज आर्मी, ठीक है। 20,000 कैवलरी था, 2 लाख इन्फेंट्री था, 2,000 चैरियट्स था और 3,000 एलिफेंट्स था, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है धनानंदा के पास क्या था, ह्यूज आर्मी था, ठीक है। और हो सकता है कि ये धनानंदा ही थे दैट टेररिटाइज्ड अलेक्जेंडर एंड स्टॉप्ड हिज मार्च टू द गंगेटिक वैली, कि हो सकता है कि धनानंद के टाइम पे ही इनकी इतनी बड़ी आर्मी को देख करके अलेक्जेंडर जो है और आगे नहीं आए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कितना था, 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 चैरियट एंड 3,000 एलिफेंट था, ठीक है। 20,000 कैवलरी था, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 चैरियट और 3,000 एलिफेंट्स, ठीक है। उसके बाद नंदा डायनेस्टी का जो है अगर हम कहें एंड कब होता है, 322 टू 21 BC में होता है, ठीक है। एंड वॉज सप्लांटेड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज मौर्याज। और इसके बाद कौन आते हैं, मौर्याज आते हैं। और मौर्या के जो फाउंडर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्याज। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट